नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल सल्तनत औरंगज़ेब का शासनकाल। तो इससे पहले हमने बाबर से लेके शाहजहाँ तक पढ़ा और शाहजहाँ के आखिरी दिनों में जब शाहजहाँ बीमार हो गया था तो औरंगज़ेब ने जो प्रिंस था, राजकुमार था दारा सिकुह, उस पे हमला किया मिलके अपने दो भाइयों के साथ, मुराद और शुजा के साथ मिलके। और उन्होंने जो दारा सिकुह था उसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी जेल में। और इस तरह से औरंगज़ेब अगला शासक बना, मुग़ल सुल्तान बना। तो औरंगज़ेब का शासनकाल शुरू होता है 1658 में। औरंगज़ेब ने अपने शुरुआती काल में काफ़ी प्रशासनिक सुधार किए। जैसे उसने एक ऐसा मानसबदार नियुक्त किया जो लोगों पे निगरानी रखता था, जैसे शराब, भांग, अफीम और गलत काम धंधे या कुकर्मों की रोकथाम करता था। तो इसने एक ऐसा मानसबदार शुरू करवाया। 1699 में इसने मंदिरों को नष्ट करवाने का आदेश दिया। तो इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े गए। इसके शासनकाल में हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हुए और 1699 से इसने मंदिरों को तुड़वाना शुरू किया था अपने शासनकाल के आखिरी दिनों में। तो कहा जाता है कि इसने अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में अच्छे कार्य करने किए थे, लेकिन आखिरी दिनों में इसने काफ़ी गलत कार्य किए। औरंगज़ेब ने नवरोज़ त्यौहार बंद करवाया था, जो पारसियों का पवित्र और प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं पे ही वो किए, जुल्म किए। इसने गैर मुस्लिम जितने थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सभी पे, पारसियों पे, सभी पे इसने अत्याचार किए। इसने अपने शासनकाल में मुसलमानों पे लगने वाले ज़्यादातर कर हटा दिए थे, जैसे आयात कर था। तो ये भी इसने मुसलमानों पे शुरू में 2.5% किया, हिंदुओं पे ये 5% होता था और बाद में इसने ये कम कर दिया था, मुसलमानों पे 0 कर दिया था और हिंदुओं पे बढ़ा दिया था। 1679 में इसने हिंदू धार्मिक यात्राओं पर जजिया कर शुरू किया था। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा पर जाता है तो उसे एक शुल्क देना होता था, जिसे जजिया नाम दिया गया था। और 1679 में ही जब तेग बहादुर ने मुगलों के खिलाफ बोलना शुरू किया या फिर औरंगज़ेब के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो इसने तेग बहादुर जी को मरवा दिया था, उन्हें उनके सर कटवा दिया था। औरंगज़ेब ने अपने पुत्र अकबर को मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो जब उसने इसे मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा तो राजपूतों ने इसके साथ सुलह कर दी और इसे वहाँ का शासक बना दिया। और जब औरंगज़ेब को ये खबर पता चलती है तो औरंगज़ेब नाखुश होता है और जब बाद में औरंगज़ेब अपने पुत्र को पकड़वाने के लिए सेना भेजता है तो राजपूतों ने उसका, जो अकबर था, उसका साथ छोड़ दिया था। तो अकबर का साथ जब छोड़ा तो अकबर वहाँ से भागकर मराठाओं के पास चला गया और शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के दरबार में रहने लगा। 1707 में 89 वर्ष की आयु में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगज़ेब की मृत्यु होने के साथ ही मुग़ल सल्तनत का पतन शुरू हो जाता है। तो मुग़ल सल्तनत का पतन होने के मुख्य कारण क्या थे? मुग़ल सल्तनत की पतन होने के मुख्य कारण थे कि औरंगज़ेब ने जो गलतियाँ की और जो उत्तराधिकार के लिए यहाँ लड़ाइयाँ होती थी कि जैसे राजा ने जिसे घोषित कर रखा है अपना उत्तराधिकारी, उसके खिलाफ बाकी लोग खड़े हो जाते थे और उसे हटा देते। तो इस तरह इनमें गृह युद्ध छिड़ता रहता था और बाद के जो मुग़ल शासक थे वो काफ़ी कमज़ोर थे और मुग़ल अभिजात वर्ग का संगठन का जो चरित्र था उसकी अवनति होने लगी थी और इनमें राजनीतिक राष्ट्रवाद का अभाव था। वंशानुक्रमागत जो तानाशाही थी ये भी इनका एक कारण था और सिख, मराठा, सनातनी, माधवी, इन सारे लोगों का जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बढ़ रहा था, ये भी इनके पतन का एक बड़ा कारण था। और एक अंग्रेजों या विदेशी कंपनियों का भारत में दखल भी मुगलों के अंत का एक बड़ा कारण बना। 1707 में बहादुर शाह बादशाह बना और जो 1712 तक बादशाह रहा। और बहादुर शाह ने सिक्कों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए, लेकिन जब इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बनाए थे बहादुर शाह ने, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और बंदा बहादुर सिक्कों का मुखिया बनता है तो इनके साथ फिर से
सिक्कों के साथ इसके संबंध खराब हो जाते हैं बहादुर शाह के, मुगलों के। और 1712 में बहादुर शाह को हटा के जहांदार शाह शासक बनता है। और जहांदार शाह भी ज़्यादा देर शासक नहीं रहता है। 1713 में इसको हटाकर फर्रुखसियत बादशाह बनता है। और इसके बाद 1719 में मोहम्मद शाह शासक बनता है, फर्रुखसियत को भी हटाकर। इसके साथ ही 1720 में निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, तो दक्षिण से भी इनका कंट्रोल खत्म हो गया मुगलों का। और इसी के शासनकाल में 1738-39 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और जो कोहिनूर हीरा था, मयूर सिंहासन था और अन्य बहुमूल्य मुगल वस्तुएं थी, धन दौलत था, तो इसने जो ये नादिर शाह था, एक अफ़गान था लुटेरा, तो इसने मुगलों की बहुत बड़ी संपदा को लूट के ले गया था ये। अहमद शाह, इसके बाद अहमद शाह शासक बनता है। अहमद शाह 1748 से 1754 तक शासक रहता है। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह था उसी का एक सेनापति था, तो ये अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। इसको बाबाई अफ़गान भी कहते हैं। इसकी अफ़गानिस्तान में बहुत कदर है, लेकिन इसने हमारे देश पे आक्रमण किया था 1748 से 54 के बीच। इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 में शासक बनता है और 1759 तक शासक रहता है। आलमगीर द्वितीय के बाद 1759 में आलम शाह द्वितीय शासक बनता है और ये 1806 तक शासक रहता है। और इसी के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया था 1803 में, और 1806 में ये अंग्रेज़ों की कैद में मर गया था। इसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक राजा बनता है। इसने राजा राम मोहन राय को राजा जी की उपाधि दी थी और उन्हें इंग्लैंड जाकर बादशाह की पेंशन बढ़वाने की सिफारिश की थी। तो जो अकबर द्वितीय था, ये अंग्रेज़ों का पेंशनर बन गया था, मतलब ये अंग्रेज़ों की पेंशन पे ही राजा था, इसके पास कोई अधिकार नहीं था। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 में शासक बनता है और 1862 तक रहता है। तो बहादुर शाह द्वितीय जो था, उसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जो विद्रोही थे, जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको लीड किया था, उनका नेता बनकर आगे बढ़ा था। और इस वजह से अंग्रेज़ों ने इसे गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, मुग़ल सल्तनत का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो इसी तरह हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।